बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आपके महाविद्यालय SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले YouTube व्याख्यान में हमने आपके पाठ्यक्रम के जो कवि विशेष हैं चंद्र बरदाई, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व, उनके समग्र साहित्य एवं पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य उनके द्वारा लिखा गया, उस महाकाव्य की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और उस महाकाव्य के अंतर्गत यहाँ किन किन रसों का परिपाक उनके द्वारा किया गया, किस तरह से वो उसको एक महाकाव्य की श्रेणी में लाने में यहाँ सफल हुए, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चंद्र बरदाई के द्वारा जो काव्य लिखा गया, उस काव्य का जो कैमास कर्नाटी जो प्रसंग है, उस कैमास कर्नाटी प्रसंग के पद संख्या 1 की सप्रसंग व्याख्या आज यहाँ हम देखने जा रहे हैं। और वो पहला जो पद है वो उनके द्वारा जो लिखा गया चंद्र बरदाई के द्वारा, वो इस तरह से है। कवित्व छंद इसको माना गया है। दिल्ली चाहूं आन तपे अति तेज सग बर, चंपी देश सब सीम गंजी आरे मिले धनुर्धर, रयन कुमर अति तेज रोही हय पिठ विषम, साथ राव चामुंड करे काल किति असम, मेवास बास गंजे द्रगम, नेह नेह बढ़े अनत, मातुल है नेह भानेज पर, भागने मातुल सूरत। ये जो पद जो है, ये पद यहाँ प्रस्तुत जो पद है वह पृथ्वीराज रासो में आए हुए कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिया गया अवतरण माना जा सकता है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चंद्र बरदाई जी को माना गया है। इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के विरही रूप में विचरते हुए दुर्ग पर दुर्ग विजित करने का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके अंतर्गत जो कठिन शब्दों का जो प्रयोग कवि चंद्र बरदाई के द्वारा किया गया है कैमास कर्नाटी प्रसंग में, उन कठिन शब्दों का जो भावार्थ है वो सबसे सरल भावार्थ हम यहाँ जान लें। क्योंकि जब हम किसी पद की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय हम उस पद के अंतर्गत जो कठिन शब्दों का या शब्दार्थों का जो कवि के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, उनका सरल भावार्थ यहाँ जान लेना ज़्यादा उचित मानते हैं। सग, सग किसको कहा गया है? क्योंकि जैसा कहा गया है कि इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी मानी गई है? डिंगल और राजस्थानी। और डिंगल और राजस्थानी में भी यहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, अरबी, फारसी, इन भाषाओं का, ब्रज भाषा का, इनका प्रयोग, इनके शब्दों का प्रयोग कवि के द्वारा इसमें किया गया है। तो सग यहाँ किसको कहा गया है? तलवार को। तलवार। बर, बर का तात्पर्य हम यहाँ वर से लेंगे, श्रेष्ठ से। वर कहते हैं श्रेष्ठ। चंपी, चंपी का मतलब होता है वश में कर लिया। अरी, अरी किसको कहा गया है? शत्रु को, दुश्मन को। रयन, रयन का तात्पर्य हम यहाँ किससे लेंगे? रमण करने से और रमण प्रिय होने से। रोही, रोही का मतलब होता है लाल रंग का, लाल रंग। भानेज, भांजा। मातुल है, मातुल है का तात्पर्य हम यहाँ किससे ग्रहण करेंगे? मामा से। और सूरत यानी स्नेह है। भागने है, भागने, भागने का तात्पर्य हम यहाँ किससे ग्रहण करेंगे? बहिन का पुत्र। और बहिन के पुत्र को हम क्या कहते हैं? भांजा। प्रस्तुत जो अवतरण है वो पृथ्वीराज रासो में आए हुए कैमास कर्नाटी प्रसंग से लिया गया अवतरण माना जा सकता है। और इसके जो कवि हैं वो चंद्र बरदाई जी हैं। इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के विरही रूप में विचरते हुए दुर्ग पर दुर्ग विजित करने का यहाँ वर्णन बड़े ही सुंदर रूप में कवि चंद्र बरदाई के द्वारा अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पहली पंक्ति देखिए कि दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सग बर, चंपी देश सब सीम गंजी अरि मिले धनुर्धर। कवि चंद्र बरदाई जी इस पद की पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान विरह ताप में भी अस्थिर बने हुए, आखेट करते हुए, शिकार करते हुए
इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। यानी वे विरह की अवस्था में भी यहाँ महल के अंतर्गत यहाँ बैठे हुए नहीं रहते थे। विरह की अवस्था में वो कहाँ जाते थे? वनों में, जंगलों में, और वनों और जंगलों में जाकर उनके द्वारा क्या किया जाता था? शिकार किया जाता था। दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली चौहान यानी दिल्ली के चौहान, और दिल्ली के चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तपे अति तेज सग्ग बर, पृथ्वीराज चौहान अपनी तीव्र धार वाली तलवार खड्ग की श्रेष्ठता के कारण अपने देश की सभी सीमाओं को उन्होंने चंपी कर लिया था। चंपी का तात्पर्य हम किससे लेंगे? यानी देश की सीमाओं को दबाने से, देश की सीमाओं को अपने अधिकार या आधिपत्य में कर लेने से हम इसका तात्पर्य ग्रहण कर लेंगे। और उन्होंने देश की सभी सीमाओं को चंपी कर लिया था, अर्थात दबा करके अपने अधिकार में या अपने आधिपत्य में उन्होंने कर लिया था, अर्थात उनको उनके द्वारा जीत लिया गया था। तात्पर्य यह है कि अपने राज्य की कोई भी सीमा ऐसी नहीं थी जिसे वे अधिकृत न कर सके हो। यानी देश की सभी सीमाओं को उन्होंने यहाँ विजित कर लिया था, जीत लिया था, और अपने आधिपत्य में, अपने अधिकार में उन्हें यहाँ कर लिया था। रैन कुमार अति तेज रोही है पिठ विषम, उन्होंने अपने पौरुष और वीरत्व के आधार पर श्रेष्ठ धनुधर होने के नाते सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। यानी उनके जैसा, पृथ्वीराज चौहान के जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर उस समय यहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए अपनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या के माध्यम से उन्होंने देश के अन्य राजाओं को यहाँ हरा कर और उन्हें अपना आधिपत्य या अपना अधिकार यहाँ उनके ऊपर उनके द्वारा कर लिया गया था। रैन कुमार अति तेज, दिल्ली के जो चौहान पृथ्वीराज चौहान थे वे रमण प्रिय थे। भ्रमण और घूमने का उनको शौक था, शिकार का उनको शौक था, और रमण प्रिय उनको माना गया है। इसलिए भ्रमण प्रिय, रमण प्रिय और भ्रमण प्रिय यानी घूमने फिरने का शौक, और दोनों ही गुणों से वो संपन्न थे। अतः साथ राव चामंड, आगे वो कह रहे हैं कि अपने लाल रंग वाले घोड़े की पीठ पर वो सवार हो जाते थे, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी वे भ्रमण के माध्यम से अपने पौरुष को प्रमाणित करते रहते थे। यानी साथ राव चामंड करे काल कित्ती असम, मेवास वास गंजे द्रगम नेह नेह बढ़े अनत। यानी पृथ्वीराज के साथ साथ राव चामंड भी हमेशा विद्यमान रहते थे, और जो काल की स्थिति या समय की विषम स्थिति में भी बराबर उनके साथ ही रहते थे। यानी कैसा भी समय क्यों ना आए, चाहे अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए, वे हमेशा ही उनके साथ में हमेशा विद्यमान रहते थे। और पृथ्वीराज दुर्ग पर दुर्ग यहाँ विजित कर रहे थे, और प्रेम भाव से भरकर स्नेह में वीरत्व के साथ साथ वे आगे बढ़ते जा रहे थे। इसका कारण यही था कि उनका स्नेह अपने भांजे के प्रति असीमित रूप में था। मामा और भांजे का जो स्नेह भाव था, जो प्रेम भाव था, वो अपने चरम पर उस समय देखने को मिल रहा था, और यही स्नेह भाव उन्हें शक्ति और गति दोनों एक साथ प्रदान कर रहा था। कि मामा और भांजे की जो एक जोड़ी है, ये वास्तव में प्रेम और स्नेह से भरी हुई थी, और प्रेम और स्नेह, मामा को भांजे का स्नेह मिल रहा था और भांजे को मामा का स्नेह मिल रहा था। यहाँ दोनों इसी स्नेह भाव से उन्हें शक्ति और गति यहाँ प्राप्त हो रही थी, और वे अपने उन्नति के पथ पर यहाँ आगे की ओर अग्रसर होते जा रहे थे। अब यहाँ विशेष हम इसमें लेंगे कि इसमें जो दिल्ली के जो नरेश पृथ्वीराज जो चौहान हैं, उनकी भ्रमण प्रियता का और एक ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व केवल विजय का वर्णन करना जानता है, उसमें यहाँ उसका एक सुंदर चित्र कवि चंद्रबरदाई के द्वारा इसमें लिया गया है। और संयोगिता जो थी उसकी ओर से प्रेमानुरक्ति का संदेश पाकर उनकी जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता की ओर तपे अति तेज के माध्यम से संकेत भी किया गया है। रैन कुमार अति तेज आदि पंक्ति से भाषा में गति और प्रवाह आ गया है। यानी रैन कुमार यानी ये बिल्कुल रमण प्रिय थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे ये रमण प्रिय थे, घूमने के शौकीन थे, और इनके
शिकार का शौकीन भी इनको इस पद के अंतर्गत यहाँ बताया गया है। नेह नेह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि चंद्र बरदाई के द्वारा प्रयोग यहाँ किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हम इस पद के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं। और मातुल है नेह भानेज पर और भागने मातुल सूरत में अनुप्रास के प्रयोग से प्रेम भाव और स्नेह भाव की जो एक सुंदर व्यंजना यहाँ की गई है कि मामा और भांजा में ये जो प्रेम और जो स्नेह का जो एक अविरल जो प्रेम भाव है वो वहाँ दिखाई दे रहा है। और कवित्व छंद की जो यति गति है वो बड़ी ही सुंदर इस पद के अंतर्गत यहाँ देखने को मिल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है ये पद अपने आप में कवित्व छंद माना गया है और दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज चौहान की युद्ध वीरता का, उनके व्यक्तित्व का और वे मतलब उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रिय थी और वे युद्ध में किस तरह से अपने साथ हमेशा किसको रखते थे और कैसी भी परिस्थितियां चाहे क्यों ना आ जाए, मामा और भांजा जो है वो दोनों उन परिस्थितियों में विकट से विकट परिस्थितियों में भी यहाँ दोनों एक साथ हमेशा विद्यमान रहते थे। इसलिए मामा का भांजे पर स्नेह और प्रेम बताया गया है और भांजे का मामा पर स्नेह और प्रेम बताया गया है। यहाँ अनेक देश की सीमाओं को उन्होंने दबा लिया था या दबा करके अपने आधिपत्य में अपने क्षेत्राधिकार में उनके द्वारा कर लिया गया था और उनको घूमने फिरने का शौकीन माना गया है, रमण प्रिय माना गया है। साथ ही उनको शिकार का शौकीन भी माना गया है कि जब वे महलों में जब उनका मन नहीं रखता था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विरह काल की अवस्था में भी वे अपने महल में अकेले नहीं रहते थे और यहाँ संयोगिता से विरह का वर्णन भी कवि चंद्र बरदाई ने इसमें किया है। लेकिन तपे अति तेज, यानी जितना वो विरह में रहे उतना ही वो यहाँ तप रहे थे, अर्थात उतना ही वो क्या हो रहे थे, पारंगत हो रहे थे, उन्नति की ओर यहाँ अग्रसर हो रहे थे। तो ये जो सारी जो बातें कवि के द्वारा इसमें बताई गई है कि वे अपने जब लाल रंग के घोड़े पर सवार होकर के और जब पीठ पर सवार होकर और विषम परिस्थितियों में भी यहाँ युद्ध में अपने शत्रु से यहाँ युद्ध करने के लिए उसको ललकारते हुए वहाँ युद्ध में पारंगत होने के लिए चले जाते थे। तो हमेशा ही उनके साथ में कौन रहता था, यानी चामंड राव भी रहता था। और चामंड राव विकट परिस्थितियों में यानी कठिन परिस्थितियों में और कठिनाइयों में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं छोड़ता था। तो ये दोनों की जो एक घनिष्ठ मित्रता है, जो एक बिल्कुल एक जिसको हम कहेंगे भाईचारा, उसी भाईचारे की दृष्टि से वे दोनों हमेशा अपने साथ एक साथ वो रहते थे और एक साथ रह करके ही उन्होंने अनेक दुर्गों पर यहाँ विजय पताका फहरा दी थी और अनेक दुर्ग पर दुर्ग वो जीतते जा रहे थे, विजित करते जा रहे थे। देश की ऐसी कोई सीमा या ऐसा कोई राजा या ऐसा कोई राजा का राज्य यहाँ शेष नहीं बचा था जिस राज्य को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ विजित नहीं किया गया हो। तो पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध वीरता है, उनकी जो एक प्रकार की जो जिसको हम कहेंगे उनकी एक प्रकार का जो संगत है, एक प्रकार का जो उनका जो मिजाज है, उस मिजाज का और शौक का यहाँ जिक्र कवि चंद्र बरदाई के द्वारा अपने प्रस्तुत पद में यहाँ लिया गया है। और यही कारण है कि प्रेम और स्नेह के कारण ही मामा और भांजा की जो ये जोड़ी है वो एक बिल्कुल अविरल रूप में वहाँ बनी हुई थी। और इसी तरह से दोनों का प्रेम और स्नेह यहाँ अनेक दुर्गों को, अनेक राजाओं को जीतकर उनको अपने क्षेत्राधिकार में लेने के लिए यहाँ पर्याप्त माना जा सकता है। यहाँ दोनों के द्वारा एक प्रकार से जो प्रेम भाव यहाँ इस पद के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है, ऐसा सुंदर पद अन्य किसी कवि के द्वारा आज तक लिखा नहीं गया है। और कवि चंद्र बरदाई ने एक ऐसा सुंदर पद लिखकर और अपनी एक विराट प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया है। और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की जो पृथ्वीराज जो चौहान है, उस पृथ्वीराज चौहान का जो ये जो समग्र वर्णन किया है वो कौन से प्रसंग में किया है? कैमास कर्नाटी प्रसंग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान का जो प्रसंग है कैमास कर्नाटी प्रसंग, उस कैमास कर्नाटी प्रसंग के अन्य पद की जो एक विस्तृत जो व्याख्या है, सप्रसंग व्याख्या, वो आपको बतलाई जाएगी। और
तब तक आप इनके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को याद करिए, क्योंकि इन कठिन शब्दों को याद करने में आपको थोड़ा सा असुविधा या थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि डिंगल राजस्थानी इसकी भाषा मानी गई है और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी और इनका जो जिसको हम कहेंगे ब्रज भाषा, इन के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। तो इन शब्दों का जो भावार्थ है वो जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम इनका अर्थ नहीं जान सकते। क्योंकि जैसे पहला ही जो शब्द है, और वो शब्द उन्होंने कौन सा लिया है, शग, और शग किसको कहा गया है, तलवार को कहा गया है, खड़ग को कहा गया है। तो ये ऐसे जो शब्द हैं कि जो भाषा जो है वो भाषा के जो शब्द है वो भाषा के शब्द आपके यहाँ अच्छी तरह से पकड़ में आने चाहिए कि ये संस्कृत का शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है, या अभ्रंश का शब्द है, ब्रज भाषा का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है। और इन शब्दों को यदि आपने पकड़ लिया तो फिर आप उस पद के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है उनका सरल भावार्थ आप आसानी से कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको इनके कैमास कर्नाटी प्रसंग का जो अगला जो पद है उसकी सह प्रसंग व्याख्या आपको बतलाई जाएगी। धन्यवाद।